देखो बच्चों, आज हम लोगों का वन शॉट रिवीजन के अंदर बात करेंगे अपन फॉरेन एक्सचेंज की। क्या चीज़ है फॉरेन एक्सचेंज, समझ लो। तो देखो बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, इंडिया से समझ के चलो। बहुत इजी वे में चैप्टर को समझते हुए चलना, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। हम फॉरेन एक्सचेंज को एक कमोडिटी मानेंगे। कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट, जैसे कि कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं ना, वो कमोडिटी। आपने, जैसे आप अपन इंडिया में रहते हैं, इंडिया के लिए डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, ठीक है, ये सब इनके लिए क्या है, कमोडिटी है। तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो रुपी है। रुपी को छोड़ करके जितनी भी करेंसीज हैं बाहर, वो क्या होंगी, रुपी को छोड़ करके जितनी भी बाहर करेंसीज हैं वो क्या रहेंगी, हमारी फॉरेन करेंसी। यही बात मैंने इसमें लिखवाई है। फॉरेन एक्सचेंज इज द नेम गिवन टू ऑल द करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। एग्जाम्पल, यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, एटसेट्रा। ठीक है, नीचे पिक के रूप में भी सारी बातें बताई हैं। ये देखो, डोमेस्टिक करेंसी इंडियन रुपी, देख रहे हो 500 का नोट। आपको कितने, ये है $1। अब मैं आपको बोलूं कि आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे $1 लेने के लिए। अगर मैं बोलूं मुझे 80 रुपए देने पड़ेंगे $1 के लिए, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गई, 80 रुपीज। यानी $1 के बदले कितने रुपए देने पड़ेंगे, $1 खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। सिंपल इसको ऐसे लिखते हैं, $1 इज इक्वल्स टू ₹80। ऊपर क्या पढ़ा था अपन ने, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट, रेट से मतलब यही है, $1 खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, यही रेट कहलाती है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, इट रेफर्स टू द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज विद द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। एक कंट्री की जो करेंसी है उससे एक्सचेंज करें दूसरे कंट्री की करेंसी से, तो कितने देनी पड़ती है डोमेस्टिक करेंसी, तो उसे अपन बोलते हैं क्या, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, आगे बढ़ो। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी के नाम से। ठीक है, इफ वी इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम अस नहीं, यूएस, अस लिख दिया मैंने, यूएस है। इफ वी इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम यूएस देन वी हैव टू पे द एक्सपोर्टर इन द टर्म ऑफ डॉलर। अब आप देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, इंडिया है, इंडिया में राम है, यूएसए में टोनी। अगर टोनी से शर्ट इंपोर्ट करते हैं तो क्या टोनी रुपए में ले लेगा क्या पैसे, नहीं। टोनी किस में पैसे लेगा, डॉलर में, है ना। तो आपको डॉलर परचेज करने पड़ेंगे इंपोर्ट करने के लिए, इसलिए डॉलर की जरूरत भी पड़ती है। बोले डिमांड सप्लाई पर तो होता है सब कुछ, तो डिमांड क्यों करनी पड़ती है हमको, क्यों हमको चाहिए डॉलर, ताकि अगर हमें कुछ बाहर से इंपोर्ट करना है तो हम उसको पेमेंट कर सकें, किसके अंदर, डॉलर में, फॉरेन करेंसी में। कोई रुपए में क्यों लेगा पैसे, वो तो अपनी कंट्री की करेंसी में लेगा ना, क्योंकि यूएसए के अंदर तो रुपए चलेंगे नहीं, वहां तो डॉलर चलेंगे, है ना, तो इसीलिए वो डॉलर में पेमेंट लेगा। अब आओ आप, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अलग अलग तरीके की फॉरेन एक्सचेंज होती हैं। कौन कौन सी, फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, जैसे अपन पैक्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, क्या मतलब है, इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। देखो, जो टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है ना, ये अपना, तो अपन को याद रखनी है। फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉपर्टी क्या है, कि इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज किसके द्वारा फिक्स की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा। याद रखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन किस में होता है, फिक्स में, फ्लेक्सिबल में या मैनेज्ड में, 3 तरीके की होती है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी, ये तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन तो फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। इट एंश्योर स्टेबिलिटी एंड
प्रिवेंट स्पेकुलेशन। अब क्योंकि सरकार ने फिक्स कर दी गवर्नमेंट की इसकी फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू, तो इसमें किसी तरीके का कोई स्पेकुलेशन नहीं होगा, सट्टेबाजी नहीं होगी। जैसे लोग बाग क्या काम करते थे, जैसे आज है डॉलर की कीमत 80 रुपये, है ना, और मैंने किसी से डीलिंग कर लिया आज की तारीख में ही, मुझे पता है डॉलर महंगा होने वाला है, तो मैंने किसी को बोला कि मेरे को आज की तारीख में जैसे डॉलर खरीद लेता हूँ, है ना, लेकिन मैं तेरे को पेमेंट करूंगा आज से 3 महीने बाद, और मुझे अंदेशा है इस बात का कि 3 महीने बाद पेमेंट मतलब डॉलर की कीमत बढ़ने वाली है, तो ऐसे केस में मुझे फायदा हो जाएगा, अगले को नुकसान हो जाएगा। तो लोग ऐसे जो है ना स्पेकुलेशन करते थे बहुत। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर एक बेनिफिट होता है, आपको किसी तरीके की टेंशन की जरूरत नहीं है। आज भी वही है, बाद में भी वही रहेगी, क्योंकि इसको कौन फिक्स करती है, गवर्नमेंट, है ना, क्लियर। तो इसमें किसी तरीके का स्पेकुलेशन नहीं है, स्टेबिलिटी रहती है। गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी। गवर्नमेंट को इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि गवर्नमेंट को लार्ज फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक अच्छा खासा मेंटेन करके चलना पड़ता है, काफी बड़ा। और एक किसी भी कंट्री के लिए देखो, एक लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करके चलना एक बहुत प्रॉब्लमेटिक काम है, नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। फिर आती है हमारे पास बात फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, फ्लेक्सिबल बोलें या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलें तो मतलब क्या है, इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम तो मैंने आपको बताया। अब आप फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, कि एक ऐसा सिस्टम है इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी मार्केट में कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, आपने 11th क्लास में पढ़कर आए हो ना, डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइसेस डिसाइड होती हैं। तो अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज को कमोडिटी मान लिया, तो उस कमोडिटी की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से अपन एडजस्ट करते थे ना, वैसा डायग्राम बनाते थे कि डिमांड ये सप्लाई, जहाँ डिमांड सप्लाई मीट करेंगी वो इक्विलिब्रियम प्राइस होगी और वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। तो उस पर बेस्ड बोल रहे हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में प्राइसेस को हम किसके ऊपर छोड़ देते हैं, डिमांड सप्लाई फोर्सेस के हिसाब से। ठीक है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें किसी तरीके का कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं रहता। ठीक है, तीसरा क्या है, अब इससे देखो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में तो स्पेकुलेशन नहीं होती थी, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट फिक्स कर देती थी प्राइसेस को। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, स्पेकुलेशन हो रही है, किसी तरीके की स्टेबिलिटी इंश्योर नहीं हो रही। वहां पर तो क्या स्टेबल था प्राइसेस, लेकिन यहाँ प्राइसेस स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी इंश्योर नहीं है यहाँ। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक अपन को पता होनी चाहिए। तो आपको फिक्स के बारे में पता लग गया, फ्लेक्सिबल के बारे में पता लग गया, अब आप मैनेज फ्लोटिंग पर आ जाओ। ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग के अंदर क्या है, इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो कि फ्लेक्सिबल में भी था। बट आरबीआई इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट थ्रू इंटरवेंशन। आरबीआई मतलब गवर्नमेंट, यानी मैनेज्ड फ्लोटिंग मिक्सचर है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का। फिक्स्ड में गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फ्लेक्सिबल में नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, डिमांड सप्लाई। यहां पर डिमांड सप्लाई भी है, गवर्नमेंट यानी आरबीआई का इंटरवेंशन भी है, दोनों चीजें। इसको हम डर्टी फ्लोटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो कल को एमसीक्यू अगर इनमें से किसी भी तरीके का आ गया तो आप लोग कर पाओगे, है ना। अब देखो बेसिकली क्या चीज है, दो तरीके की मार्केट होती है, एक होती है स्पॉट मार्केट और एक होती है फॉरवर्ड मार्केट या फ्यूचर मार्केट, कुछ भी कह सकते हो आप। अगर मैं स्पॉट मार्केट की बात करूं, आज डीलिंग कर रहा हूं, आज ही फाइनल होगा। ठीक है, जैसे $1 100 का है। ठीक है, मैंने डॉलर दिया, फिजिकली डॉलर लिया और $100 दिए, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। दिस इज द स्पॉट मार्केट ट्रांजैक्शन।
फ्यूचर मार्केट क्या होता है? मैंने आज डीलिंग कर ली है, क्या आज डॉलर की कीमत है 100 रुपये, मैंने आज डीलिंग कर ली कि आज से 3 महीने बाद मैं 100 रुपये में तुमसे डॉलर खरीदूंगा, ठीक है, और मुझे पता है तो देखो मुझे पता है इस बात का कि आने वाले समय में फ्यूचर में जो डॉलर की कीमत है वो 100 रुपये से ऊपर निकल जाएगी। तो मैं क्या काम करूंगा, आज की तारीख में डिसाइड कर लूंगा कि मैंने 100 रुपये में खरीदना है। अगर ये प्राइसेस 100 रुपये से ऊपर निकल जाती है, मान लो 150 रुपये हो जाती है, तो भी मैं 100 रुपये में खरीदूंगा, ठीक है, तो बेनिफिट मिल जाएगा। और 80 रुपये में हो गया मार्केट में प्राइस, तब भी मैं 100 रुपये में खरीदूंगा। तो फ्यूचर में खरीदने या बेचने के लिए आज की तारीख में जो डीलिंग कर लेते हैं वो फ्यूचर मार्केट कहलाती है। यही बात मैंने लिख पाई है यहाँ पे। मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मेड इमीडिएटली, आज की तारीख में ही कर लिया। और फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मेड एट सम फ्यूचर डेट एट द रेट एग्रीड अपॉन टुडे, आज की तारीख में जिस प्राइस पर एग्री हुए एग्जीक्यूशन फ्यूचर डेट में होगा, ठीक है। चलो अब मैं अगर आपको ये बात बोलूं कि फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बताओ, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है ये, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस। तो पहला आता है ट्रांसफर फंक्शन, है ना। दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ फंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। आपको नाम से बात पता लग रहा होगा सेंटेंस पढ़ने से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन किसे बोलते हैं? ठीक है, क्रेडिट फंक्शन मतलब होता है उधार वाला। दिस फंक्शन इज हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड्स, फॉर एग्जाम्पल बिल ऑफ एक्सचेंज इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स, ठीक है। जैसे देखो इंडिया यूएसए, जॉन सेना की टी शर्ट है $2 की, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज की रेट है $1 80 रुपीज़ का है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है $2 की है तो मुझे कितने पेमेंट करने पड़ेंगे? 2 × 80 160, है ना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया गया कि 3 महीने बाद मैं इतना पेमेंट 160 रुपये कर दूंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज पता है ना सब बच्चों को कि एक प्रॉमिसरी नोट टाइप होता है जिसमें हम प्रॉमिस कर देते हैं कि हाँ इतना पेमेंट आपको करेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जब बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया जाता है ना तो उसे अपन क्रेडिट फंक्शन कहते हैं कि फ्यूचर में आप पेमेंट करने वाले हो। दिस फंक्शन इज हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड, फॉर एग्जाम्पल बिल ऑफ एक्सचेंज आर यूज्ड फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स। इंटरनेशनल पेमेंट के लिए जब बिल ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है उसे क्रेडिट फंक्शन कहते हैं, है ना। सिंपल लैंग्वेज में बातों को समझो। अब हेजिंग फंक्शन है तो ये बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत आपकी समझ से बाहर, 12th वालों की समझ से बाहर, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं बताने की। बहुत ज़्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है इसमें। हेजिंग फंक्शन का मतलब क्या है? इट इज एन एक्टिविटी विच रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब आप देखो ये यूएसए, ठीक है, मैंने यूएसए से इंपोर्ट किया क्लोथ, $1 = 100, ठीक है, और मुझे $5 पेमेंट करने हैं तो मुझे कितने पेमेंट करने पड़ेंगे? 500। $1 अगर 100 रुपये का है, $5 की पेमेंट करनी है, 500 पेमेंट करनी है। लेकिन मान लो अगर 3 महीने बाद, मैंने अभी एग्रीमेंट कर लिया मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, क्रेडिट ले लिया मैंने, और 3 महीने बाद अगर $1 10,000 का हो गया तो मुझे ऐसे केस के अंदर 5 × 10,000 50,000 पेमेंट करना पड़ जाएगा, है। गड़बड़ हो जाएगी, ये तो नींद उड़ जाएंगी रात की। ऐसे केस के अंदर हेज कर दिया जाता है अपने आप को, यानी रिस्क फ्री। इसका एक प्रोसीजर होता है आज की तारीख में डीलिंग कर लेना, जैसे फॉरवर्ड मार्केट वाला होता है ना,
इस तरीके का एक प्रोसीजर होता है, उसमें आज की तारीख में अपनी प्राइस को फिक्स कर देते हैं, उसे हेजिंग फंक्शन कहते हैं। तो 3 फंक्शन समझ में आ गए आपको, ट्रांसफर, क्रेडिट एंड हेजिंग। इट इज एन एक्टिविटी विच रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इट इज जनरली अडॉप्टेड बाय इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। ओके, चलिए, करेंसी डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। ओके, देखो करेंसी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन क्या है। अर्लियर $1 कितने का था, 75 का। आज $1 कितने का हो गया, 100 रुपए का। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन। अब आप बोलोगे सर पहले तो 75 रुपए का था, अब तो ये तो बढ़ गया। यही तो कमाल है कि 75 से 100 रुपए का हो गया और हम इसको क्या बोल रहे हैं, करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, कमजोर हो गई आपकी करेंसी। पहले $1 खरीदने के लिए 75 रुपए में काम पर चल रहा था, अब ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे तो रुपया कमजोर है ना, तो डेप्रिशिएट है। इसको मैंने एक एग्जांपल से भी बताया था। इसके 2 इफेक्ट होते हैं। करेंसी के डेप्रिशिएशन होने से एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि टोनी जो होगा वो यहां पर पतंजलि की ज्यादा टी शर्ट खरीद पाएगा, क्योंकि मेरा रुपया कमजोर है। और इंपोर्ट जो है ना वो कम हो जाएंगे, क्योंकि रुपया कमजोर है। तो मैंने क्या बताया, इंपोर्ट इससे क्या हो जाएगी, इंपोर्ट क्या हो जाएगी मेरी, इससे इंपोर्ट डिक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि मैं इंपोर्ट कर रहा हूं कोई चीज, जॉन सीना की टी शर्ट खरीद रहा हूं, अगर मेरा रुपया कमजोर है तो मुझे ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे ना $1 खरीदने के लिए, तो इंपोर्ट डिक्रीज होगी ना। देखो मैंने नीचे एग्जांपल्स भी बताया था। मान के चलो यूएस पे बैठा है टोनी, दिख रहा है गोले में, देखो यहां पर यूएस में टोनी बैठा है। ठीक है, $1 50 रुपए का है ना। अब $1 अगर 50 रुपए का है, अगर यही $1 अगर 100 रुपए का हो जाए, मान के चलो टोनी बैठा यूएस में, ठीक है, उसके पास उसकी मम्मी ने उसको $4 दिए हैं, ले $4 ले, ठीक है, गिफ्ट के रूप में। और इंडिया में पतंजलि की टी शर्ट है, 100 रुपए की एक है, ठीक है। अब $4 को अगर वो एक्सचेंज कराएगा तो $4 इंटू 50 रुपए का $1, तो उसके पास, टोनी के पास 200 रुपए। टोनी कितनी टी शर्ट खरीद सकता है, 2 टी शर्ट, 100 रुपए की एक है ना, बाबा रामदेव की टी शर्ट। अब मान लो यही अगर $1 100 रुपए का हो जाए, अब टोनी के पास जो $4 थे, अब वो 200 की जगह कितने रुपए में बन जाएंगे, वो $4 100 रुपए का आएगा तो 400 रुपए में बन जाएंगे। पतंजलि की एक टी शर्ट 100 रुपए की है, तो अब वो 4 टी शर्ट खरीद पाएगा 2 की जगह, रुपया कमजोर। अब टोनी ज्यादा टी शर्ट खरीद पा रहा है, तो इससे क्या हो गया, एक्सपोर्ट बढ़ गया। एक्सपोर्ट, नंबर ऑफ टी शर्ट्स हम ज्यादा बेच पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या इंपैक्ट आता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है। क्या इंपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा, कैसे, देखो। अब जैसे देखो $1 50, ठीक है, और $1 100 रुपए का हो गया। पहले देखो $1 अगर 50 रुपए का था, है ना, अगर हम टी शर्ट इंपोर्ट करते हैं, 100 रुपए है मेरे पास, 50 रुपए का अगर $1 है, तो मेरे पास कितने डॉलर हो जाएंगे, 100 डिवाइडेड बाई 50 यानी $2। $1 की शर्ट है तो मैं ज्यादा से ज्यादा $2 है मेरे पास, 2 शर्ट खरीद सकता हूं। लेकिन अगर ये $1 100 रुपए का हो जाता है, $1 100 रुपए का हो जाता है, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, $1 ही बचेगा, 100 डिवाइडेड बाई 100, $1। $1 की एक शर्ट खरीद पाऊंगा, पहले तो मैं 2 शर्ट खरीद पा रहा था, अब एक ही शर्ट खरीद पा रहा हूं। तो बताओ इंपोर्ट डिक्रीज हो गया कि नहीं हो गया। यही बताना चाहता हूं आपको कि करेंसी के डिप्रिशिएट होने से इंपैक्ट आता है, एक्सपोर्ट इंक्रीजेस, इंपोर्ट डिक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का पक्का क्वेश्चन आएगा फॉरेन एक्सचेंज में इसी के ऊपर ही, देख लेना तुम। ठीक है, अब देखो यही अगर अपन बात करें किसकी, एप्रिसिएशन की, करेंसी एप्रिसिएशन की बात करूं तो जस्ट उल्टा होगा, है ना। पहले इंपोर्ट इंक्रीज थे,
अब एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाएंगे, पहले इंपोर्ट डिक्रीज थे, अब इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे। अब आप अपना हिसाब लगा सकते हो कि कैसे, है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या आ रहा है, डिमांड और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्या क्या मतलब डिमांड क्यों होती है फॉरेन एक्सचेंज की, पैसा मतलब हमको क्यों चाहिए फॉरेन एक्सचेंज, आउटफ्लो क्यों होता है फॉरेन एक्सचेंज का, क्या कारण होते हैं। आप लोग जानते हो इस बात को कि 11th क्लास में पढ़कर आए हैं कि डिमांड का प्राइस से इनवर्स रिलेशनशिप होता है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अब देखो वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, व्हाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो पहला परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, है ना भाई, गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन कंट्रीज से अगर आपको परचेज करने, इंपोर्ट करने, तो आपको पेमेंट किस में करनी पड़ेगी, किस में करनी पड़ेगी, डॉलर्स में। आगे अब देखो लिखा है दूसरा, टू इन्वेस्ट इन द फॉरेन कंट्रीज। अब आप भी चाहते हो नहीं, एक तो इसके पास जो है ना बंगला मेरा भी होना चाहिए, मार्क जुकरबर्ग के बंगले के बगल वाला मेरा भी होना चाहिए, है ना। तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जॉस बेजोस के बगल वाला बंगला मेरा भी हो। तो ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट अगर आपका करने का प्लान है तो कर लो, पैसा चाहिए, है ना, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। टू अंडरटेक फॉरेन टूर, यार लगता नहीं लंदन ब्रिज देख कर आऊँ, है ना, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर देख कर आऊँ दुबई का, है मन करता है, सबका करता है। तो चलो जी, उसके लिए चाहिए, डिमांड करनी पड़ेगी ना फॉरेन एक्सचेंज की। तो टूर करना है अगर लंदन ब्रिज देखने के लिए, है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए, है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर देखने के लिए, तो आपको पैसे चाहिए। टू स्टैंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, है ना, मेरे जो स्टूडेंट बाहर रहते हैं, अब गिफ्ट भिजवाना है या उनको मुझे भिजवाना है, तो उसके लिए भी चाहिए, है ना। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है, गिफ्ट के लिए होता है। आपके फ्रेंड्स रहते हो बाहर, उनको गिफ्ट देना है, तो उसके लिए चाहिए। भाई आप ऑब्वियस ही बात है, मैं अगर बाहर गिफ्ट भिजवाना चाहता हूं तो मुझे डॉलर चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे, तो गिफ्ट देने के लिए भी चाहिए होता है, क्योंकि वो तो पेमेंट तो मुझे बाहर तभी करूंगा ना, उसको डॉलर में करूंगा तभी तो गिफ्ट दे पाऊंगा। तो ये कुछ कारण है जिसमें आपको डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की करनी पड़ती है। अब ये उल्टा ले लो, अच्छा अब ये डिमांड की बात हो गई। अब ये देखो आपने इसका इनवर्स रिलेशनशिप का बनाया भी है कि डिमांड प्राइसेस कम होती है, सस्ता हो गया, है ना, फॉरेन डॉलर सस्ता हो गया, 80 रुपये का था 60 रुपये का हो गया, यार घूमे आते हैं, मैं भी लंदन ब्रिज देख ही आता हूँ, सस्ता हो रहा है ना। यही महंगा हो गया, अरे यार प्लान भी बन रहा था तो रहने दे यार, बहुत महंगा है, मैं बाहर जाना, समझ रहे हो। स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड वैसे ठीक है, डॉलर से कंपैरिजन में सस्ता है, लेकिन वहाँ महंगाई बहुत है, तो फिर महंगा हो गया जाना। तो बड़े सारे फैक्टर होते हैं काम जो करते हैं। अब आप देखो सप्लाई ऑफ इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे अपन, इनफ्लो के बारे में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्राइसेस बढ़ेंगी तो ये भी बढ़ जाएगा, सप्लाई में तो होता ही डायरेक्ट रिलेशन है। देखो व्हेन फॉरेनर परचेज अवर डोमेस्टिक गुड्स और सर्विसेज, हैं अब फॉरेनर है, दुबई में रहने वाले को पतंजलि की दवाइयाँ चाहिए, हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं अगर अपन, व्हेन फॉरेनर परचेज अवर डोमेस्टिक गुड्स और सर्विसेज, तो हम क्या काम करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट अगर करेंगे तो सप्लाई होगी फॉरेन एक्सचेंज की, सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एक तरीके से फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगी, सप्लाई होगी हमको। फॉरेनर्स मेड इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक कंट्री, दुबई में रहने वाले ने सोचा यार बगल में एक मकान शाहरुख खान के बगल वाला अपना भी होना चाहिए, आजकल तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके घर के बाहर, बाहर क्या उसके घर में ही हो रहा है, फिर से बनवा रहा है घर अपना, यार एक बगल वाला मकान बंगला मेरा भी होना चाहिए, रोज उठते हाय हेलो करूं। अब दुबई में रहने वाला बंदा तो सोच सकता है ना, यूएस में रहने वाला बंदा सोच सकता है, आप हम जैसे थोड़ा सोच सकते हैं इतने, नहीं यार बगल वाला बंगला शाहरुख का के बगल वाला बंगला मेरा भी हो, पॉसिबल नहीं है ना। व्हेन फॉरेन टूरिस्ट विजिट टू आवर डोमेस्टिक कंट्री, अब फॉरेन टूरिस्ट है ना, यूएस वाला दुबई वाला सोचे यार नहीं यार राम मंदिर में भी देख कर आऊंगा, ताजमहल देख कर आऊंगा, एक बार वृंदावन घूम ही आता हूँ,
पैसे चाहिए भैया, हैं घूमना है तो चलो ठीक है, ताजमहल देखना है, वृंदावन देखना है, आजा आजा भाई आजा, पैसे चाहिए, ठीक है, विजिट करना है इंडिया में तो उसको चाहिए। तो ये तो हमारे पास क्या आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी, ठीक है। रिसीव यूनिलेटरल ट्रांसफर गिफ्ट, अगर मुझे कोई गिफ्ट मिल जाता है बाहर किसी से, किसी भी कंट्री से मुझे बाहर से गिफ्ट मिल रहा है, दैट इज द यूनिलेटरल ट्रांसफर। चलो अब ये उल्टा डायग्राम, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, उसका जस्ट उल्टा ही है, यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अपवर्ड जाएगा, तो सिंपल इजी। यहां तक की बातें उम्मीद है क्लियर हुई होंगी, और अब बढ़ते हैं देखो आगे की ओर। तो यहां देखो डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, हाउ इक्विलिब्रियम इज अटेंड। इक्विलिब्रियम कैसे अटेंड होता है ये आप सब बच्चों को पता है। देखो डिमांड और सप्लाई जहां मीट करेंगी वहां इक्विलिब्रियम हो जाएगा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, है ना। एज पर द डायग्राम डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ई, ये ई, where equilibrium exchange rate is determined at OR. If exchange rate rises from OR to OR1, the demand for foreign exchange, ये तो सब मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ, आई थिंक आप लोग कर लोगे। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो यहाँ पर ये सप्लाई का कर्व दिख रहा है आपको, ये डिमांड का है रेड वाला, ग्रीन वाला सप्लाई का। ये जो ऊपर वाली गैपिंग दिख रही है ना, ये वाली गैपिंग, यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, इसको हम बोलेंगे एक्सेस सप्लाई, जहां सप्लाई ज्यादा हो डिमांड कम हो। लेकिन नीचे वाले में देखो सप्लाई का कर्व पीछे आ गया, डिमांड का आगे निकल गया, तो दिस इज द एक्सेस डिमांड। पूछे आपसे बताओ एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वाई डज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज राइजेस विथ फॉल इन इट्स प्राइस। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज राइज क्यों हो जाती है सस्ता होने पर। अब बताओ, ये बात तो मेरे को बताने वाली नहीं है, आपको पता होगा भाई, किसी भी चीज की डिमांड क्यों बढ़ती है सस्ता होने पर, है फॉरेन एक्सचेंज सस्ता हो गया, यार एक काम करता हूँ, ठीक है, एक फरारी तो मैं भी मंगा ही लेता हूँ, और सस्ता हो गया, या घर में एक काम करते हैं 2-4 फरारी रख लेते हैं, सस्ती है यार, है होता है कि नहीं। आप भी सोचोगे यार इंपोर्टेड चीज़ें मंगाएं यार, क्रेज़ है लोगों को बहुत इंपोर्टेड का, आज भी जारी का है, देश को आज़ाद हुए इतने साल बीत गए लेकिन इंपोर्टेड चीज़ का आज भी क्रेज़ है ना, क्योंकि बाहर टेक्नोलॉजी अच्छी है, अच्छी टेक्नोलॉजी सस्ती मिलती है, वो तो एक अलग बात है कि यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा देते हैं कंपटीशन की वजह से, तो हमें क्या लगता है इंपोर्टेड चीज़ लेंगे, तो सस्ता अगर हो गया तो इंपोर्टेड मंगाओगे ना आप, है ना। चाइनीज़ टॉय इतने अच्छे आते हैं, हम लोगों ने तो इंडियन टॉय खेले हैं, जब मैं बचपन में तो मैंने उस वक्त चाइनीज़ टॉयज़ इतने नहीं थे, इंपोर्ट नहीं था, आज इतने बढ़िया बढ़िया हैं, आज तो छोटा छोटा बच्चा भी ड्रोन चला लेता है, ड्रोन। हम तो सपनों में हैरी पॉटर की दुनिया में देखते थे, बस ऐसा होता होगा कभी, वंस अपॉन ए टाइम होगा कभी ऐसा, काल्पनिक दुनिया, आज वही काल्पनिक असली हो गई। ड्रोन है, ठीक है, चाइना के ड्रोन इतने अच्छे ड्रोन हैं, ठीक है। वैसे एक बात अलग है कि चाइना बाहर के देशों के लिए बेकार चीज़ बनाता है, खुद के लिए बहुत अच्छी बनाता है, ठीक है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी में दम तो है, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें सस्ती बना लेता है वो, तो चीपर पड़ते हैं ना वो अपन को। वहाँ यहाँ की देखो चाइनीज़ लाइट्स, इतनी सुंदर लाइट सस्ती मिल जाती हैं, इंडियन लाइट बेकार मिलती है ना, टेक्नोलॉजी अच्छी भी नहीं है, महंगी भी मिलती है, तो हर आदमी सोचता है चाइनीज़ ही खरीद लो। टूरिज़्म, मैंने जैसे बताया फॉरेन एक्सचेंज सस्ता हो जाएगा, तो आप भी सोचोगे यार लंदन ब्रिज देख ही आते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने का बहुत मन है ना, वो है ना वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में इजिप्ट की पिरामिड देख ही आते हैं, मन तो सबका करता है भाई। सस्ता होगा तो आप देख के आओगे, नहीं होगा तो कैसे देख के आओगे। बगल में एक लंदन में एक बंगला अपना भी होना चाहिए, तो वो इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट भी 2 तरीके के होते हैं, बता चुका हूं आपको। Why does demand for foreign exchange fall with rise in its prices? अगर महंगा हो गया तो ये सब काम करोगे, उन सब की उल्टी बातें नहीं करेंगे, कैसे करेंगे यार, बड़ा मुश्किल है। आज दुबई घूमने के लिए 50 बार सोचते हैं अपन, आज की तारीख में भी बहुत भारत की जनता ऐसा है जिसने प्लेन में बैठना उसका सपना है, पता है आपको, प्लेन में बैठना सपना है। क्यों? क्योंकि महंगा है हर चीज,
लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। अगर आपको लगता है बाहर घूमना, अब देखो एक बार बताओ, क्या दुबई घूमने का मन नहीं करता? किसका मन नहीं करता? सबका करता है, महंगा है लेकिन यार। क्या किसका मन नहीं करता कि मैं भी ऑस्ट्रेलिया यूएस से घूम कर आऊँ, लंदन एक बार मैं भी देख कर आऊँ, है ना, पेरिस फ्रांस मैं भी देख कर आऊँ। महंगा है भाई, मुश्किल है, क्योंकि रुपए का डॉलर से कंपैरिजन ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वाई सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइजेज विद इंक्रीज इन इट्स प्राइस। अगर महंगा हो गया, ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी। समझ रहे हो बात मेरी? महंगाई बढ़ती है, एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, क्या होगा? सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ जाएगी। टूरिज्म, with rise in the price of foreign exchange, visit our domestic currency become cheaper. फॉरेन एक्सचेंज की प्राइसेस बढ़ गई, महंगा हो गया डॉलर। अब डॉलर महंगा हो गया तो हर अंग्रेज क्या सोचता है, अरे ताजमहल तो देख ही आते हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे घूमना सस्ता है यार। ठीक है, अगले महीने ही जाके, इस महीने तो देख आते ताजमहल, अगले महीने चलेंगे राम मंदिर देख आएंगे। जो बाहर रहता है उसको तो इजी है ना, सस्ता है उसके लिए, तो हर जगह घूमने आओ, यहाँ पर बार बार आओ। वो तो $1 देंगे, ₹80 मिलेंगे सीधा। सोचो, उनके लिए $1, हमारे लिए ₹80। एक मिनट, तो चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं, देखो आगे की ओर। अब देखो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, ये तो अपना हो गया इजीली। चेंज इन डिमांड के ऊपर देखो, इंपोर्ट बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगी डिमांड। टूरिज्म बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, यूनिलेटरल ट्रांसफर बढ़ जाएगा। इन सब का उल्टा हो जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगी डिमांड। अब देखो याद रखना, यहाँ पर देख रहे हो आप, ₹80 प्राइसेस है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बोला क्या, करेंसी का डेप्रिसिएशन, करेंसी का एप्रिसिएशन का आप डायग्राम कैसे बनाओगे। ठीक है, डिमांड बढ़ जाएगी, करेंसी के डेप्रिसिएशन होने से, एप्रिसिएशन होने से क्या होगा, डिमांड घट जाएगी। तो डायग्राम आपको ध्यान रखने हैं। और सप्लाई के भी मैंने कारण बता दिए, सप्लाई में कैसे चेंजेस आएंगे, कैसे डायग्राम बनाना है, अगर आ जाता है तो डायग्राम का आपको शेप ध्यान रखना है कैसे करना है। ठीक है, ओवरऑल मैंने इसकी समरी लिखवा दी थी, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई में क्या क्या आएगा, और डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई में करेंसी एप्रिसिएशन हो जाएगा, क्या क्या आएगा। ठीक है, बस अब अपन को ये याद रखनी है बातें। और फिर क्वेश्चन था, हाउ डज आरबीआई ब्रिंग्स डाउन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। आरबीआई विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय सेलिंग द फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इट्स रिजर्व। और ऐसे ही, हाउ आरबीआई ब्रिंग्स अप द फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो था ब्रिंग डाउन, ये है ब्रिंग्स अप, इसका उल्टा लिख देना, आरबीआई विल परचेज द फॉरेन एक्सचेंज लीडिंग टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर मैंने एमसीक्यूज ट्राई करवाए थे आपको। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छी तरीके से सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा।